हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल पेपर के बारे में, यानी मॉड्यूल फर्स्ट रिवीजन फिफ्थ आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर फर्स्ट की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो मुख्य रूप से हम कंटेंट्स कवर अप करेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोग अंत में बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, तो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा, निर्देशों और परिणामों को संग्रहित करके भंडारित करना ही मेमोरी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिन उपकरणों का प्रयोग करके डेटा, इंस्ट्रक्शंस या रिजल्ट्स को स्टोर करता है, तो वो कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है। यानी कंप्यूटर विभिन्न इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, वो मेमोरी में स्टोर होता है और वहाँ से सीपीयू के द्वारा डेटा को एक्सेस करके प्रोसेस किया जाता है और फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मानव मस्तिष्क का प्रयोग मानव अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करता है, ठीक कंप्यूटर में भी मेमोरी का प्रयोग मानव मस्तिष्क के तरीके से ही होता है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करता है। यानी कंप्यूटर में हम डेटा को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और डेटा टेम्परेली भी स्टोर होता है। तो आइए अब हम समझेंगे जो अलग अलग प्रकार के जो हम लोग मेमोरी का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में पहले हम जानेंगे। इसके पहले थोड़ी सी हम और डिस्कस करना चाहते हैं कि जो मेमोरी हमारी होती है, बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारी रैम है, सपोज दैट हमने कहा कि हमारी एक कंप्लीट रैम जो है एक रूम के भांति है, यानी ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट स्पेस है। तो जो मेमोरी हमारी होती है वो छोटे छोटे चंक में डिवाइड होती है, ब्लॉक में डिवाइड होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसका मतलब ये है हर सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। यानी जो हमारी डेटा होती है या जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है, इसी सेल में आकर स्टोर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी सेल में या ब्लॉक में क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि एक होल स्पेस को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, इसीलिए मेमोरी का पार्टीशन कर दिया जाता है, और ईच ब्लॉक जो होता है एक सेल कहलाता है। जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसी सेल में जाकर स्टोर होते हैं। मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज यूनिट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि जो डेटा हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो जो दो तरीके के डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, परमानेंटली और लॉजिकल, एक तरीके से टेम्परेली जो डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेमोरी यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम मेमोरी कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। तो सब समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी जो होती है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जब तक उसके अंदर पावर सप्लाई है, डेटा तभी तक उसके अंदर सुरक्षित है। जैसे पावर कट होगा, डेटा इरेज हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा तभी तक सुरक्षित रहे जब तक उसके अंदर पावर का सप्लाई है। जैसे सिस्टम आपका शट डाउन हो जाए या पावर कट हो जाता है, तो उस मेमोरी से वो डेटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। जो रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो बेसिकली वोलाटाइल मेमोरी है। सेकेंड, नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम है,
जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेटा अगर एक बार सुरक्षित हो चुका है तो उसके अंदर पावर सप्लाई हो या ना हो, वो डेटा इरेज नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। फ्रेंड्स, चूंकि मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा स्टोर करने की, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, इसके अलावा कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जहाँ पे डेटा ऑप्टिकली स्टोर होता है, जैसे सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, डीवीडी है, तो वहाँ पे डेटा की स्टोरिंग का जो नेचर है वो क्या है, ऑप्टिकल है, यानी थ्रू द हेल्प ऑफ लेजर बीम, लाइट के माध्यम से डेटा वहाँ पर स्टोर होती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट बेस है, वहाँ पे डेटा की रीडिंग एंड राइटिंग जो होती है वो लाइट बेस होती है, तो ऑप्टिकल बेस है, तो इसलिए उसको हम लोग ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। और चूंकि रैम और रोम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटा पावर सप्लाई के बेसिस पे स्टोर हो रहा है, तो वोलाटाइल है। और अगर डेटा एक बार सुरक्षित हो जाए, पावर उसके अंदर सप्लाई हो या ना हो, तो भी डेटा हमारा उसके अंदर पड़ा रहेगा, तो कहलाता है नॉन वोलाटाइल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे मेमोरी की अनदर कैटेगराइजेशन के बारे में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और लोकेशन के बारे में हम जानेंगे कि मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यानी उस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कितनी है और वो कहाँ पर कंप्यूटर के अंदर किस लोकेशन पे वो मेमोरी एग्जिस्ट होती है, उसके बेसिस पे मेमोरी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये 4 तरीके की मेमोरी है और इस कैटेगराइजेशन को आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन। और जो पहली वाली कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। बात समझ में आ गई होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन मेमोरी 4 तरीके की है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक एक मेमोरी के बारे में पहले समझेंगे कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। तो आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं क्या लिखा है, रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। सबसे स्पीड ज़्यादा होती है और इसकी साइज सबसे छोटी होती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि रजिस्टर इज अ पर्सनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू की पर्सनल मेमोरी है। जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो टेम्परेरली रिजल्ट को स्टोर करने के लिए उसको मेमोरी की नीड होती है और वही मेमोरी रजिस्टर कहलाती है। रजिस्टर सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है, ये यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, इसीलिए रजिस्टर को हम लोग सीपीयू की पर्सनल मेमोरी बोलते हैं। एक बफर मेमोरी की तरीके से काम करता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, वो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, सीपीयू है। जब सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है और फाइनल रिजल्ट फिर मेमोरी में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है या आउटपुट डिवाइसेस पर रिडायरेक्ट किए जाते हैं। लेकिन टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए जिस पर्सनल मेमोरी का प्रयोग सीपीयू करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के सीपीयू अपने कार्यों को करने के लिए अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स का भी प्रयोग करता है, जैसे डेटा रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स है, एक्यूमुलेटर जो मेन रजिस्टर की हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर है, वही रजिस्टर एज ए मेमोरी सीपीयू की यूज होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि रजिस्टर क्या है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन में कह सकते हो कि सीपीयू की पर्सनल मेमोरी है। सीपीयू जब प्रोसेस कर रहा होता है तो टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का वो यूज करता है उसको हम सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं। और बेसिकली जो रजिस्टर एज ए पर्सनल डेटा को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए सीपीयू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग यूज करता है, उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है और जब कैश का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस समय सिर्फ सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी यानी रैम और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती थी। लेकिन कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि जब कैश मेमोरी नहीं थी तो चूंकि सीपीयू रजिस्टर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए जिस रेशियो से डेटा रैम से ट्रांसफ़र होने चाहिए उस रेशियो से डेटा सीपीयू को ट्रांसफ़र नहीं होता था और मैक्सिमम टाइम सीपीयू आइडल रह जाता था।
इसलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया मेमोरी का, जिसके माध्यम से सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस किया गया और सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी लगा दी गई, जिसको क्या बोला गया, कैश मेमोरी। इसको लिखते कैच हैं, पढ़ते कैश हैं। तो कैश मेमोरी बेसिकली सीपीयू की आइडल टाइम को रिमूव करने के लिए और सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके, इसलिए सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में एक मेमोरी स्टेबल की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कैश मेमोरी का वो यही है, टू एनहेंस द एक्सेसिंग टाइम ऑफ सीपीयू एंड रिड्यूस द आइडल टाइम ऑफ सीपीयू। तो पॉइंट वाइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है कैश मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। यानी रजिस्टर से इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन रैम से इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर हो गया, फिर उसके नीचे कैश मेमोरी हो गई, और देन अब कैश मेमोरी के नीचे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम होता है। तो जितने फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होते हैं वो रैम के द्वारा कैश में स्टोर कर दिए जाते हैं, और कैश के द्वारा फिर सीपीयू रजिस्टर में वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा सीपीयू कैश के माध्यम से डेटा को फेच करता है और प्रोसेसिंग करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट सेकंड है द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली दैन द प्राइमरी मेमोरी। चूंकि सीपीयू इसको रैम के कंपेरेटिवली फास्ट एक्सेस करता है, इसलिए जो सीपीयू को जिस रेशियो में डेटा चाहिए होता है उस रेशियो में डेटा उसको मिल जाता है, और सीपीयू आइडल होने से बच जाता है, यानी मैक्सिमम हम सीपीयू को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस करके प्रोसेसिंग स्पीड को और इन्हेंस करने के लिए जिस मेमोरी को यूज किया गया उसको बोला गया कैश मेमोरी। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यानी हम सीपीयू रजिस्टर की बात कर रहे हैं, रैम है, और इसके बीच में एक न्यू मेमोरी इंप्लीमेंट कर दी गई जिसको बोला गया कैश मेमोरी। जब कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो सीधे सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में कम्युनिकेशन होती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली जो डेटा को एक तरीके से हम स्टोर करते हैं, वो दो तरीके से स्टोर करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। एक तो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, और दूसरा कुछ रिक्वायर्ड जो प्रोग्राम, नेसेसरी प्रोग्राम होते हैं जो परमानेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोग्राम को राइट कर दिया जाता है उस मेमोरी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं, और रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। लिखा रहेगा रैम इज, लिखा रहेगा वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, बोथ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर पावर की सप्लाई होगी डेटा तभी तक इसके अंदर सुरक्षित है, पावर कट होने के बाद डेटा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। रैम जो है वो रीड राइटेबल मेमोरी है, यूजर के द्वारा एक्सेस की जाती है, और कह सकते हैं कि यूजर इसमें डेटा को रीड भी कर सकता है, डेटा को इसमें राइट भी कर सकता है। जो सीपीयू है उसको रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ कैश मेमोरी। अब हम बात करेंगे कि रैम भी दो तरीके की है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके डिफरेंसेज पूछे जा चुके हैं। तो स्टैटिक रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम को हम शॉर्ट में एस रैम बोलते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। एस रैम स्टैंड्स फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। In this type of RAM, data is stored using the state of 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। यानी इसमें जो डेटा हमारे स्टोर होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टैटिक रैम फास्ट होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम, लेकिन इसका जो पावर कंजम्पशन इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसके अंदर ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, ये कॉस्टली भी होता है। तो ये पॉइंट है एस रैम यानी स्टैटिक रैम, इसके अंदर पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसकी स्पीड डायनेमिक रैम से ज़्यादा होती है, लेकिन स्टैटिक रैम जो होता है बेसिकली ये कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। अब आज के डेट में स्टैटिक रैम का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो यूज होता है वो डायनेमिक रैम ही हम लोग यूज करते हैं।
डायनेमिक रैम का मतलब डी रैम, यानी शॉर्ट में डी रैम बोलते हैं। और कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ रैम विच अलाउज यू टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा इन सेपरेट कैपेसिटर। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक रैम जो होता है बेसिकली ये फ्यू मिली सेकेंड पे इसकी सर्किटरी रिफ्रेश होती रहती है, इसीलिए ये स्लो होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में पावर कंजम्पशन भी कम होता है एज कंपेयर टू एस रैम। ये चिपली भी होता है एज कंपेयर टू एस रैम। तो इस तरीके से आज के डेट में जो यूज होता है वो डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें कई बार डिफरेंसेज आ जाते हैं कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हो। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम कॉस्टली होता है, डी रैम चीपर होता है। एस रैम में पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, डी रैम में पावर का कंजम्पशन कम होता है। एस रैम बेसिकली ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करता है, जबकि डी रैम कैपेसिटर का प्रयोग करता है। एस रैम कॉस्टली है, जबकि डी रैम चीपर है। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस हो जाएंगे और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉलम वाइज डिफरेंसेज भी मैंने डिफाइन कर रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया है वही मैंने यहाँ पे पॉइंट भी नोट किया हुआ है। एस रैम हैज़ लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज़ फास्टर, यानी एस रैम फास्टर होता है, डी रैम स्लोअर होता है। एस रैम कॉस्टली होता है, जबकि डी रैम चीपर होता है। एस रैम में जो पावर का कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, डी रैम में पावर का लेस कंजम्पशन होता है। एस रैम जो होता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, डी रैम में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। तो रीड ओनली मेमोरी एज नेम सजेस्ट, जिसमें एक बार डेटा को जब हम राइट कर देते हैं तो उसको केवल हम रीड कर सकते हैं। और इस तरीके के जो डेटा होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं वो रोम के अंदर राइट कर दिए जाते हैं। जैसे बूटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे हम लोग सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है और आफ्टर दैट आपको एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेस्कटॉप मिलता है। तो कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन तक होने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और बूटिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रांसफरिंग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और वो प्रोग्राम रोम के अंदर राइट कर दी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसको हम लोग बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम बोलते हैं। और जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हो तो रैम से बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का वर्क शुरू हो जाता है और वो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। देन आपको जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके सिस्टम का डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है, जहां से आप कोई एप्लीकेशन ओपन करके काम कर सकते हो। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम है, जो वही प्रोग्राम रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर के द्वारा राइट कर दी जाती है। यूजर इसको केवल रीड कर सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता है। एक बार डेटा इसके अंदर राइट होने के बाद से इसके अंदर पावर का सप्लाई हो या ना हो, इसके अंदर डेटा परमानेंटली सुरक्षित रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो पी रोम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईप्रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद से डबल ईप्रोम है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि पी रोम का मतलब क्या है। यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार इसमें आप प्रोग्राम राइट कर सकते हो और फिर उसको आप रीड कर सकते हो, दोबारा उसमें फिर प्रोग्राम आप राइट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की जो मेमोरी होती है उसको हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे एक नॉर्मल सीडी है, तो सीडी भी दो तरीके के मार्केट में आती है। एक रीड राइटेबल सीडी होती है और एक केवल एक बार आपको राइट करने की परमिशन होती है, दोबारा आपको केवल रीड कर सकते हो। तो जो सिंपल सीडी होती है जिसमें 700 मेगाबाइट आप डेटा को
राइट कर सकते हो। अगर एक बार आपने लाया और उसके अंदर मान लीजिए आपने 200 मेगाबाइट डेटा आपने उसके अंदर राइट कर दिया, तो अब वो आपकी क्या बन गई, पी रोम बन गई। यानी एक बार परमिशन तो है, अब दोबारा आप उसके अंदर डेटा को राइट या इरेज नहीं कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी रोम। सेकेंड टाइप है ई प्रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी प्रोग्राम आप एक बार राइट भी कर सकते हो और उसको आप एक बार इरेज भी कर सकते हो। यानी इरेजेबल तो है, लेकिन आप उसको नॉर्मल तरीके से इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरण के माध्यम से आप उसके अंदर के डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो उस तरीके की मेमोरी आपकी कहलाती है ईप्रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम में हम लोग पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से डेटा को इरेज करते हैं, और डबल ईप्रोम जो है इसमें इलेक्ट्रिकली विधि से डेटा को इरेज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से डेटा को इरेज किया जाता है। स्पेशल लैब की ज़रूरत पड़ती है इसके डेटा को इरेज करने के लिए। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी होती है, जो आपके मोबाइल की मेमोरी होती है वो फ्लैश मेमोरी है, या जो पीडी है आपकी पेन ड्राइव है वो भी एक फ्लैश मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारे आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी हैं। और इस तरीके से रोम की कैटेगराइजेशन पी रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, फ्लैश मेमोरी। तो उम्मीद करता हूँ कि दो कैटेगरीज की जो हमने बात किया था, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ डिफरेंस दिया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम और रोम में डिफरेंस। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये टेम्परेरी स्टोरेज है, इसमें हम परमानेंट स्टोरिंग करते हैं। ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। रैम जो है यूजर के द्वारा रीड और राइट किया जा सकता है, जबकि रोम जो होता है केवल मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही इसके अंदर डेटा राइट किया जाता है और यूजर के द्वारा केवल इसको रीड किया जा सकता है। कोई भी इसमें यूजर चेंजेज नहीं कर सकता है। इसमें जो राइटिंग डेटा होता है वो फास्टर होता है, इसमें राइटिंग डेटा जो होता है यानी इसमें डेटा को राइट करना काफ़ी स्लोअर होता है, जबकि रैम में हम काफ़ी फास्टली डेटा को राइट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रैम और रोम में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे चूंकि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को परमानेंटली फॉर फ्यूचर एक्सेसिंग के लिए स्टोर करना है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर करते हो। हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सुअली स्टोरेज मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि जो रैम है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है और वो इंटरनल मेमोरी होती है। सीपीयू रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी एक बार डेटा जब आप परमानेंटली उसके अंदर स्टोर कर देते हैं तो पावर उसके अंदर सप्लाई हो या ना हो, डेटा उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आज हम लोगों ने जो कवर अप किया आज के सेशन में, उसमें हम लोगों ने मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की दो टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात किया। प्राइमरी मेमोरी की वेरियस कैटेगरीज है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि जो मेमोरी में डेटा स्टोर होती है उसके स्टोरेज यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 या 2 नंबर का तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो मेमोरी की जो स्टोरेज यूनिट होती है तो वो इस तरीके से होती है, यानी डेटा हमारे बिट बाइट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। बिट का मतलब आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। बिट का पूरा नाम क्या है, बाइनरी डिजिट। बिट का जो होता है सिंगल एक बिट कह सकते हैं, जिसमें हम 0 या 1 स्टोर करते हैं, यानी एक कैरेक्टर बराबर एक बिट। 4 बिट का मतलब एक निबल होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। 2 निबल्स में कितने बिट हो जाएंगे, जस्ट डबल 8 बिट या 1 बाइट होता है। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। फिर 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेंटाबाइट होता है। 1024 पेंटाबाइट का 1 एक्साबाइट होता है। 1024 यानी 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जियोटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट होता है। और
1024 एटा बाइट इजकल टू 1 ब्रोंटो बाइट होता है, और 1024 ब्रोंटो बाइट इजकल टू 1 GB यानी जियो बाइट होता है। जियो बाइट का तो बहुत ही रेयर चांस है कि हम लोग यूज कर पाएंगे। टेरा बाइट ही बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उतना ही डेटा अभी हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन ये जो हम लोग मेमोरी में जो डेटा स्टोर करते हैं, जो मेजर किया जाता है, वो बीट से लेकर और जियो बाइट तक हम डेटा की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जरूर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, और प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप कि अगर कोई पर्सनल सजेशन या पर्सनल राय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे हम मिलेंगे न्यू वीडियो में। थैंक यू।